हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे एग्जाम स्टडी। मैं विवेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में, जिसका नाम है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसमें हम 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि इसमें से आप 6 क्वेश्चन भी सही करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन होता है लिनियस, डार्विन, लेमार्क या फिर मेंडल। तो आप यहाँ पे राइट आंसर चूज करिए कि इनमें से किसने लिखी है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यहाँ पे राइट आंसर होता है डार्विन। डार्विन जो थे, एक इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। चार्ल्स डार्विन जो इंग्लैंड के जैव विकासविद थे, इनके द्वारा विकासवाद को प्रस्तुत किया गया है। और इनके द्वारा जो विकासवाद को प्रस्तुत किया गया है, विकासवाद को डार्विनवाद भी कहते हैं, जो कि इनके नाम पे रखा गया है। और इनका जो डार्विनवाद है वो प्राकृतिक वर्णवाद के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पे 3 पॉइंट नोट रखिएगा। पहला, चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के थे। दूसरा, जैव विकासविद थे। इनके विकासवाद को डार्विनवाद या फिर प्राकृतिक वर्णवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होता है डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ऑप्शन है वसा का, या फिर प्रोटीन का, या कार्बोहाइड्रेट का, या न्यूक्लिक अम्ल का। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। और क्वेश्चन आप फिर से एक बार देख लीजिए, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का देखिए, सबसे पहले इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रवी होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है, ठीक है, जो ग्लूकोज और समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है ना, इसलिए ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप होता है। इसीलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट है। समझ गए? क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। ठीक है ना, इसलिए राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन है इसमें? ठीक है, एंटीबायोटिक इसमें से कौन है? ऑप्शन है पेनिसिलिन, पैरासीटामोल, अल्फा डायजिन व पेनिसिलिन व एक्सपिरिन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपिरिन है, या फिर पैरासीटामोल है, पेनिसिलिन है, या फिर सल्फाडाइजिन व पेनिसिलिन है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। जो ऑप्शन 3 है, सल्फाडाइजिन व पेनिसिलिन, यह एक एंटीबायोटिक है। क्या है कि एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है ना, इसलिए आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, सल्फाडाइजिन व पेनिसिलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो कि आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? इनमें से आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किसमें ज़्यादा पाया जाता है, गेहूँ, जौ, चावल या फिर मक्का। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, चावल। चावल में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो चावल है उसमें कार्बोहाइड्रेट एक मुख्य स्रोत है। कैसे? 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम यानी 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में जो चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। वैसे तो चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन और खनिज और वो फाइबर पाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इतना समझिए कि 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम यानी 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है।
इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी चावल हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इनमें से कीट संवर्धन क्या है। एक क्वेश्चन है कि इन निम्नलिखित जो नीचे है उनमें से कीट संवर्धन क्या है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, या फिर जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, या फिर मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, या फिर कीटों को मारने का विज्ञान। तो इनमें से आपको बताना है कि कीट संवर्धन क्या है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है कि कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। कीट संवर्धन जैसे केचुआ, केचुओं की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ जो कि किसानों का मित्र कहा जाता है, कृषकों का मित्र है, एवं इसे भूमि का अंत भी कहते हैं। आप 2 पॉइंट यहाँ नोट करिएगा जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। तो केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है और इसे भूमि का अंत कहा जाता है। ठीक है, केचुआ खाद्य या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक होता है। ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है उसे कीट संवर्धन से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। मेंटल का नियम, या जैव विकास, या फिर डीएनए संरचना, या अनुवांशिकता और विचरण। यह राइट आंसर आपको बताना है कि जो जेनेटिक्स होता है इनमें से किसका एक अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है अनुवांशिकता और विचरण। ठीक है, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अनुवांशिकता और विचरण। यह जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अनुवांशिकता और विचरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा या अच्छा लगे तो आप अपना एक लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं। जो लौंग होता है जो हम लोग यूज करते हैं वो पौधे के किस भाग से प्राप्त हम करते हैं, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है शुष्क पत्तियों से, या शुष्क तनों से, या शुष्क बीज से, या शुष्क पुष्पकली से। तो यहाँ पे राइट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 शुष्क पुष्पकली से हम लौंग को प्राप्त करते हैं। लौंग जो है यूजिनिया कैरियाफाइलेटा नामक एक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। उनमें जो उसकी सूखी हुई पुष्पकलियां होती है उसी से हमें लौंग मिलता है। ठीक है, यूजिनिया कैरियोफाइलेटा एक पौधा होता है जो मध्यम कद का होता है और एक सदाबहार वन में आता है। इसकी जो सूखी हुई पत्तियों से जो पुष्पकलियां होती हैं उनसे यह प्राप्त किया जाता है लौंग। तो इसलिए आपका राइट आंसर होता है शुष्क पुष्पकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं जो कि आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है। पादप कली क्या है। आपको बताना है कि पादप कली क्या है। एक भ्रूणी या टहनी है, एक भ्रूणी या पत्ती है, एक भ्रूणपोष है, या एक बीज है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है कि यह एक भ्रूणी या टहनी है। ठीक है, यह एक भ्रूणी या टहनी है, तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 होता है। जो वनस्पति विज्ञान है उनमें किसी अविकसित प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं। ठीक है ना, जो विकसित नहीं होता है उसे कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने पर, कक्ष या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। ठीक है ना, उसे ही हम पादप कली कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 हुआ, एक भ्रूणी या टहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं।
ऑप्शन है आपका जीरोफाइट या हाइड्रोफाइट या हेलोफाइट या सेक्यूलेंट। क्या कहते हैं? राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है हाइड्रोफाइट। ठीक है, राइट आंसर आपका 2 होता है हाइड्रोफाइट। इसे हिंदी में हम लवण मृदोद्भिद कहते हैं। ठीक है, ये लवण मृदोद्भिद जो होता है उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं, यानी जिस मिट्टी में नमक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिस मिट्टी में नमक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और वहाँ पे जो पौधे उगते हैं उन्हें ही हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक, चलिए, यानी ये हम कह सकते हैं जो ये हाइड्रोफाइट है यह अधिकांशतः समुद्र के किनारे, जहाँ समुद्र का किनारा है तो वहाँ पे अधिकांश से पाया जाता है, क्योंकि समुद्र का जल खरा होता है और समुद्र के जल में ये अधिकांश पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए की खोज किसने की? ऑप्शन है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने, सॉरी यहाँ पे क्रिक होगा, फ्रांसिस क्रिक होगा। ठीक है, सॉरी। ऑप्शन है दूसरा ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन 3 हरगोविंद खुराना, या फिर ऑप्शन 4 जोहानसन। तो देखिए, जो डीएनए की खोज किए थे इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, सॉरी मैं ई डालना भूल गया, ऑप्शन नंबर कि इनमें से कोई नहीं, वो मैं डालना भूल गया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो डीएनए का खोज किए थे सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिक्सचर, हाँ, फ्रेडरिक मिक्सचर जो थे उन्होंने 1869 में इसे न्यूक्लिन कहा था। ठीक है ना, जो स्विस के रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिक्सचर थे उन्होंने 1869 में डीएनए की पहचान की और उसे न्यूक्लिन कहा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक बात होती है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन या फिर डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विक्लिंग्स हैं, ऐसा करके ब्लिंग्स, हाँ ब्लिंग्स हैं, तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक डीएनए की खोज किए थे, लेकिन वस्तुतः यह सही नहीं है। इन वैज्ञानिकों ने एक सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। ठीक है ना, 1853 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वस्तुतः वास्तव में जो डीएनए का पहचान था वो 1869 में फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।